जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और भारत के प्रधानमंत्री की सीरीज में आज हम जानेंगे देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन देश की प्रधानमंत्री को पद को सुशोभित किया है। तो बात करेंगे आज देश के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये ऐसे शख्स रहे हैं जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बहुमत के साथ आए हुए हैं और मनमोहन सिंह जी भी इनसे पहले लगातार 2 बार थे, जिनके बारे में हमने पीछे चर्चा की हुई है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि तीसरे टर्म में भी इनकी तैयारी है और जहां तक एग्जिट पोल वगैरह आ रहे हैं उसमें यह दर्शाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में हैं, यानी कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस जो भी है और मेरा जो चुनावी सर्वे है, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े हैं, उस पर आप देखेंगे तो उससे भी आप इनपुट निकालेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में जनता एक बड़ी संख्या में इन्हीं की तरफ है और ये निकल के आ रहा है कि देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पे भी इन्हीं को देखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 4 जून से पहले ही हम आपको ये क्लियर कर दे रहे हैं और इसी में आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं कि देश के 14वें व्यक्ति के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हैं। बाकी कार्यकाल अलग अलग सबके हैं, ठीक है। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो चलिए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं, क्योंकि इनको आरएसएस संघी होने का इनके ऊपर आरोप लगता है। किस प्रकार से प्रधानमंत्री बने ये सब चीज़ें हम ध्यान से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी सारी घटनाओं पर जिक्र करने वाले हैं। प्रधानमंत्री पद को लेकर 9 जून 2013 की घटना है। गोवा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आखिरी दिन था। तब के पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह सबसे आखिर में भाषण देने आए। 25 मिनट तक राजनाथ ने सामान्य चुनावी बातें की और पार्टी नेताओं के बड़े दिल की तारीफ भी की। भाषण के आखिरकार अंत में राजनाथ ने कहा, मैंने फैसला किया है कि केंद्रीय स्तर पर भी सेंट्रल कैंपेन कमेटी बनाई जाए और मैं नरेंद्र मोदी को उस सेंट्रल कैंपेन कमेटी का चेयरमैन घोषित करता हूं। इसके बाद क्या लोगों को पता चल गया था कि क्या होने वाला है। दरअसल इस फैसले की सुगबुगाहट तो थी, लेकिन इस मीटिंग में ऐसी किसी घोषणा की उम्मीद नहीं की जा रही थी। पार्टी के कई नेता इस फैसले से सहमत नहीं थे। कई नेता का मतलब पार्टी के बड़े बड़े लीडर नहीं सहमत थे, क्योंकि लोग प्रधानमंत्री को गुजरात से जुड़े हुए थे और उत्तर भारत में किस प्रकार से पकड़ बनाएंगे और देश के अन्य राज्यों में किस प्रकार से पकड़ बनाएंगे, ऐसी चीज़ें देखी जा रही थी और चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पक्ष में करना चाहती थी। मंच पर मोदी को देने के लिए गुलदस्ता तक नहीं था। ऐसे में राजनाथ ने किसी और को दिया हुआ गुलदस्ता उठाया और मोदी के हाथों में थमा दिया। इस ऐलान के साथ ही 2014 लोकसभा चुनाव के पूरे करता धरता नरेंद्र मोदी बन गए। राजनाथ सिंह की यह घोषणा नरेंद्र मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इसकी तैयारी काफ़ी पहले शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको पता था कि मेरा जो कद है पार्टी में बढ़ने वाला है। बीजेपी की सियासत में नरेंद्र मोदी का सीधा दखल तब शुरू हुआ जब 1987 में संघ यानी कि आरएसएस ने उन्हें गुजरात का संगठन सचिव बनाया। उस समय गुजरात बीजेपी में शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल का दबदबा होता था। 1995 के चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत मिली और केशुभाई सीएम बने। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में वाघेला खेमे के किसी भी विधायक को जगह ही नहीं दी। इधर वाघेला भी पलटवार के लिए सही मौके की तलाश में लगे थे। दिन आता है 1995 सितंबर में सीएम केशुभाई अमेरिका के दौरे पर गए और इधर वाघेला ने लगभग 55 विधायकों के साथ सरकार गिराने की साजिश रच डाली। मसला हल करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को अहमदाबाद जाना पड़ा। 2 दिन तक मान मनोवल चलता रहा। केंद्रीय नेतृत्व को शंकर सिंह वाघेला की 3 शर्तें माननी पड़ी। सबसे बड़ी शर्त के मुताबिक केशुभाई को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा। वाघेला समर्थक विधायकों को मंत्री बनाया गया और नरेंद्र मोदी को सूबे की सियासत से हटाकर दिल्ली में राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। 1995 से 1997 तक गुजरात में राजनीतिक उठापटक चलती रही। इस दौरान 3 मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोई लंबे वक्त तक सरकार में नहीं रह सका या कोई लंबे वक्त तक सरकार नहीं चला सका। बात है 1998 की। 1998 के चुनाव में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा में बड़ी जीत दर्ज की। 4 मार्च 1998 को केशुभाई पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिए जाते हैं। केशुभाई के कार्यकाल के दौरान गुजरात में भूकंप और सूखे ने भयंकर तबाही मचाई। उनका प्रशासन आपदा प्रबंधन में बुरी तरह फेल हो रहा था। संघ केशुभाई के काम से खुश दिखाई नहीं पड़ा। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। वहीं नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहकर गुजरात का रास्ता बना रहे थे कि किस तरह से गुजरात पहुंचा जाए।
वो अक्सर संघ के हेडक्वार्टर केशव कुंज में देखे जाते हैं। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केशुभाई पटेल के खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया। यहाँ तक कि उन्होंने दिल्ली के कुछ संपादकों से केशुभाई के खिलाफ नकारात्मक खबरें छापने और लिखने को कहा। ऐसी अफवाहें उड़ी थी। ठीक है, ये सच्चाई कहाँ तक है ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जान सकते हैं, या उस समय के नरेंद्र मोदी जान सकते हैं। आउटलुक के संपादक विनोद मेहता ने अपने संस्मरण में ऐसी ही एक मुलाकात का जिक्र किया है। मेहता के मुताबिक, मैं पार्टी के दिल्ली ऑफिस में काम कर रहा था, तभी नरेंद्र मोदी मेरे ऑफिस आए। वह कुछ कागज लाए थे जिनसे साबित होता था कि गुजरात के सीएम केशुभाई कुछ गलत कर रहे हैं। मोदी की ये कोशिशें रंग लाई और पार्टी नेतृत्व ने केशुभाई को सीएम पद से हटाने का फैसला भी कर लिया। अब सवाल था कि नया सीएम किसे बनाया जाए। इसमें मोदी के आरएसएस, अटल और आडवाणी के रिश्ते काम आए। 1995 में गुजरात छोड़ने के 6 साल बाद 2001 में नरेंद्र मोदी की गुजरात वापसी हुई। केशुभाई पटेल को हटाकर उन्हें सीएम बनाया गया। इसका भी किस्सा इंटरेस्टिंग है। एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने बताया, मुझे पीएम वाजपेयी ने बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि पंजाबी खाना खा खाकर आप मोटे हो गए हैं, आपको वजन कम करना चाहिए, यहाँ से जाइए, दिल्ली छोड़ दीजिए। मैंने पूछा कि कहाँ जाऊँ? उन्होंने कहा, गुजरात जाइए, वहाँ आपको काम करना है। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि अटल जी मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। मोदी को मुख्यमंत्री बने साल भर भी नहीं हुआ था कि 2002 में गुजरात में दंगे हो जाते हैं। इसमें करीब 1000 लोगों की जान चली जाती है। दंगों में करीब इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। दंगों के करीब 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन 3 महीने पहले ही करा लिए गए। इसमें मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने कुल 182 में से रिकॉर्ड तोड़ 127 सीटें जीत ली। मोदी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके थे। इसके बाद 2007 में तीसरी बार और 2012 में चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। लगातार टर्म इनका बढ़ता जा रहा था। बतौर मुख्यमंत्री अपने आखिरी कार्यकाल में मोदी ने पूरे गुजरात में सद्भावना यात्रा निकाली थी। उनके महत्वाकांक्षी इरादे पहली बार इस रैली के जरिए ही सामने आए। मोदी ने गुजरात में व्यापार को बढ़ावा देकर गुजरात मॉडल को चर्चा में ला दिया था। मार्च 2012 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर मोदी मीन्स बिजनेस शीर्षक वाली कवर फोटो या कवर स्टोरी छप गई। 2009 से 2012 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे हरीश खरे अपनी किताब हाउ मोदी वन इट में लिखते हैं, मोदी ने बीजेपी के बाहर के अपने सभी सहयोगियों को आक्रामक रूप से सक्रिय करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले कारपोरेट जगत के लोगों को अपने पक्ष में किया। इसके बाद बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर जैसी धार्मिक हस्तियों को अपने फेवर में कर लिया था। हरीश खरे अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ये वो वक्त था जब मोदी ने गुजरात का इस्तेमाल केंद्र की कांग्रेस सरकार पर हमले के लिए करना शुरू कर दिया था। नरेंद्र मोदी मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई, डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत पर बयान दे रहे थे। 22 जनवरी 2013 को महाराष्ट्र में पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज पर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है। इसमें नितिन गडकरी का नाम भी आया। उन्हें बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी देना पड़ गया। नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह बनाए गए। हरीश खरे के मुताबिक मोदी के लिए गडकरी की जगह राजनाथ का अध्यक्ष बनना फायदेमंद रहा, क्योंकि गडकरी की तुलना में उनके लिए राजनाथ को मैनेज करना आसान था। इतिहासकार और लेखक गौतम चिंतामणि अपनी किताब राजनीति अ बायोग्राफी ऑफ राजनाथ सिंह में लिखते हैं, अध्यक्ष बनने के कुछ हफ्ते बाद ही राजनाथ सिंह ने ये समझ स्थापित कर ली अपने मन में और ये समझ चुके थे कि पार्टी कैडर के बीच मोदी को बीजेपी का नेतृत्व सौंपने का विचार मजबूत हो रहा है। हालांकि उन्हें पार्टी के अंदर मोदी के विरोध का भी अंदाजा मालूम था। बीजेपी की एक बड़ी लॉबी नरेंद्र मोदी को चुनावी चेहरा बनाने के लिए लामबंद हो चुकी थी। उधर आडवाणी को खेमे को इस बात का अंदाजा था कि जून 2013 में होने वाली गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके चलते आडवाणी समेत कई नेताओं ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। गौतम चिंतामणि के मुताबिक इसी बीच बीजेपी गठबंधन की बरसों पुरानी सहयोगी पार्टी जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार ने राजनाथ को फ़ोन किया और मोदी के नाम पर अपनी असहमति जताई। यानी कि जो नीतीश कुमार हैं, जिनके ऊपर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी का पैर छूते हुए दिखाया गया है। हालांकि वो हंसी मजाक का वीडियो था, लेकिन विरोधी दल लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने ये लगाया कि सत्ता में आने के लिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी का पैर छू रहे हैं। खाली ये एक तरह से पॉलिटिकल चर्चाएँ थी, तो हमने इसको जोड़ दिया कि उस समय क्या था नीतीश कुमार का और इस समय नीतीश कुमार का क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स को बड़ा ध्यान से समझा करिए, कब कौन किधर कुछ नहीं पता चलेगा। नीतीश कुमार ने फ़ोन करके सीधा सीधा बोल दिया, भैया
नरेंद्र मोदी के नाम पर हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह का कहना था कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड मोदी को कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपेगा। नीतीश इस पर भी नहीं माने। गौतम चिंतामणि अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि अगर बैठक में मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के निर्णय पर आम सहमति न बनती और बैठक बेनतीजा रहती तो गलत मैसेज जाता। इसलिए राजनाथ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बैठक के लिए मोदी जब गोवा पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। तब के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने मोदी का समर्थन किया। आखिरकार 9 जून को राजनाथ ने इस चुनाव समिति के अध्यक्ष पद के लिए मोदी के नाम की घोषणा कर ही दी। इसके बाद क्या होता है? इस घोषणा के बाद नीतीश ने राजनाथ को फ़ोन करके कहा कि उन्होंने गठबंधन से अलग होने का निर्णय ले लिया है। राजनाथ का कहना था कि चुनाव समिति की जिम्मेदारी देने के अलावा अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए उसी पल सब साफ हो गया था जब राजनाथ ने मोदी को नेता कहा था। इधर आडवाणी अपने ब्लॉग में सरसरैया पर लेटे भीष्म पितामह का जिक्र कर रहे थे। अगले ही दिन यानी 10 जून को आडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से अपने आप को अलग करते हुए इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने राजनाथ सिंह को पत्र में लिखा, पिछले कुछ समय से मैं अपने आप को पार्टी में सहज नहीं पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस पार्टी को बनाया खड़ा किया ये वही पार्टी है। बीजेपी दिशा भटक चुकी है। इस पत्र को मेरा इस्तीफा समझा जाए। इसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं ने आडवाणी के घर का रुख उनकी तरफ जाना शुरू किया। दौड़ शुरू हुई और राजनाथ के घर बड़े बड़े नेताओं का तांता लग गया। राजनाथ ने कहा, मैं ये इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकता। मोदी को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन बनाने का फैसला सबकी सहमति से लिया गया था, ये बदला नहीं जाएगा। आडवाणी के घर पहुंची सुषमा स्वराज ने कहा, मैं उनके इस्तीफे से हैरान हूँ। हालांकि ये भी भरोसा जताया कि वे आडवाणी को मना लेंगे। आडवाणी कौन है, इनके बारे में पीछे आप जान सकते हैं। उनके बारे में हमने बहुत ज़्यादा चर्चा की है। राम मंदिर सीरीज की जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है MPS हिंदी पर, उस प्लेलिस्ट को आप देखेंगे तो उसमें हमने एक रथ यात्रा का जिक्र किया है। उसको आप देखेंगे तो राजनाथ सिंह आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस समय लोग कार्यकर्ता थे उसमें आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो आडवाणी के करीबी माने जाने वाले वेंकैया नायडू, पार्टी के तब के महासचिव अनंत कुमार और प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी भी आडवाणी के घर पहुंचे। आडवाणी को मनाने की कवायद सफल हुई और 11 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत से फ़ोन पर बात करने के बाद आडवाणी ने इस्तीफा वापस ले लिया और प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी अपना रथ आगे बढ़ा लेते हैं। बीजेपी की इसी रस्साकसी पर कांग्रेस कटाक्ष कर रही थी। कांग्रेस ने बहुत सारी बातें कही थी। उसमें कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने कहा था कि रक्त बीज से जब दूसरा रक्त बीज पैदा होता है तो वह ज़्यादा ताकतवर होता है। सब बीजेपी नेता समझ रहे थे कि अगर ये पहलवान यानी मोदी दिल्ली आ गया तो हमारा क्या होगा। आरएसएस की ज़रूरत ने मोदी के लिए दिल्ली का रास्ता क्यों खोला, इसको भी आपको जानना चाहिए। दिल्ली की सियासत में पैर जमाने में मोदी को संघ का सहयोग मिला। इसकी अपनी अपनी वजहें थी। वरिष्ठ पत्रकार PR रमेश के मुताबिक 15 मार्च 2013 को जयपुर में आरएसएस की बैठक में ही यह तय हो गया था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और उत्तर प्रदेश के एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि बीजेपी की बैठक से पहले इन सारी चीज़ों पर चर्चा हो चुकी थी। 31 मार्च 2014 को ओपन मैगजीन में रमेश के इसके बारे में विस्तार से लिखा है। रमेश के मुताबिक बीजेपी में आंतरिक कलह थी। संघ को लगा कि उसका दखल जरूरी है। कांग्रेस की हार सुनिश्चित करने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा ऊर्जावान व्यक्तित्व संघ परिवार की पहली पसंद था। बावजूद इसके कि मोदी के संघ से अच्छे संबंध नहीं थे, ऐसी बातें भी निकलती हैं। हरीश खरे कहते हैं, मोदी के लिए संघ का ये प्रेम अचानक नहीं उपजा था। 2010 से ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। संघ को चिंता थी कि यूपीए सरकार संघ के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी। जुलाई 2010 में ये खबरें छपने लगी थी कि जांच एजेंसियां कई मुस्लिम पूजा स्थलों पर हुए आतंकी हमलों में हिंदुओं के शामिल होने के सबूत जुटा रही है। 25 अगस्त 2010 को केंद्रीय गृह मंत्री P चिदंबरम ने पहली बार भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल भी किया था और यही कांग्रेस के पतन का भी एक कारण बना। हरीश खरे के मुताबिक जब संघ भगवा आतंक को लेकर असहज स्थिति में था, उसी वक्त मोदी कथित इशरत जहां एनकाउंटर के मामले में असहजता का सामना कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जांच एजेंसियां पहले अमित शाह और फिर खुद मोदी पर शिकंजा कसने जा रही थी। शाह मोदी के सबसे करीबी और वफादार साथी थे। उन्हें राज्य में गृह मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। 25 जुलाई 2010 को अमित शाह गिरफ्तार हुए और कुछ दिन जेल में भी इनको रहना पड़ा था।
इस सब के बीच मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 2012 का गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ा। बीजेपी 182 में से 115 सीटों पर जीती। इस चुनाव से साफ हो गया कि कांग्रेस का सामना मोदी ही कर सकते हैं। हरीश लिखते हैं, 2014 के चुनाव में संघ का सीधा दखल दिखाई दिया। संघ ने न सिर्फ मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने का रास्ता साफ किया, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिया गया कि वह बीजेपी के लिए पूरी मेहनत के साथ काम करें और बीजेपी को चुनाव जितवाएं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने विजयादशमी के भाषण में 100% वोटिंग की अपील की। इमरजेंसी के बाद ये पहली बार था जब संघ आरएसएस जो था युद्ध स्तर पर चुनाव अभियान में जुट चुका था। उसे किसी भी कीमत पर बीजेपी की सरकार चाहिए थी। करीब 3 महीने बाद 13 सितंबर 2013 को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। वरिष्ठ पत्रकार PR रमेश के मुताबिक दोपहर करीब 3 बजे बोर्ड की बैठक के लिए आडवाणी अपने आवास से निकलने ही वाले थे कि गडकरी का फ़ोन आ जाता है। नितिन गडकरी का जब फ़ोन आता है, उन्होंने बताया कि बैठक में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर फैसला लेना है। आडवाणी ने राजनाथ सिंह को एक पत्र में लिखा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं परेशान हूँ। अब बेहतर होगा कि मैं बैठक में शामिल न हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर 12 सदस्यीय बोर्ड का हर सदस्य इस बैठक में शामिल हुआ। इसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। गौतम चिंतामणि के मुताबिक संघ और बीजेपी के नेता चाहते थे कि मोदी के नाम की घोषणा के वक्त आडवाणी बैठक में मौजूद रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आडवाणी का कहना था कि मोदी को उम्मीदवार बनाने से कांग्रेस के खिलाफ महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे ठंडे बस्ते में चले जाएंगे और गुजरात के विवादास्पद CM का मुद्दा उछल जाएगा, जो दंगा हुआ था। आडवाणी की शिष्या सुषमा स्वराज ने भी अपनी आपत्तियां बोर्ड के सामने रखी थी, लेकिन अरुण जेटली और वेंकैया नायडू जैसे तमाम नेताओं ने उन्हें समझा लिया। बाद में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुषमा एकजुटता दिखाते हुए मोदी के बगल में बैठी हुई दिखाई दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में उनके समकक्ष रमन सिंह ने ट्वीट करके मोदी की उम्मीदवारी का समर्थन किया। जेडीयू ने मोदी के नाम की घोषणा के बाद गठबंधन तोड़ दिया, यानी कि नीतीश कुमार अलग हो गए। लेकिन फिलहाल 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार फिर से मोदी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी सहयोगी पार्टी शिवसेना और अकाली दल ने इस फैसले का स्वागत किया। हालांकि शिवसेना के बारे में हमने आपको बताया कि उसके 2 फाड़ हो चुके हैं। उस समय की शिवसेना और अब की शिवसेना अलग है, यानी कि उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस के साथ हैं और एकनाथ शिंदे जो इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनकी शिवसेना किसके साथ है? बीजेपी के साथ है, यानी कि महाराष्ट्र में इस समय 2 शिवसेना है। ठीक है। मोदी के लिए वाराणसी सीट का चुनाव कैसे किया गया, ये भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि वाराणसी सीट पर मुरली मनोहर जोशी पहले से ही वहां पर सांसद थे। 27 फरवरी 2014 को बीजेपी ने लोकसभा सीट के उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी थी। बीजेपी नेताओं का कहना था कि मोदी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, वाराणसी और वडोदरा। वाराणसी के मौजूदा सांसद मुरली मनोहर जोशी को इस बारे में RSS के भैयाजी जोशी ने पहले ही बता दिया था, लेकिन जोशी अड़ गए कि उन्हें पार्टी ने व्यक्तिगत रूप से इस बारे में नहीं बताया है। गौतम चिंतामणि कहते हैं कि जोशी ड्रामा क्वीन की भूमिका में आ गए थे। बीजेपी ने उन्हें मनाने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन वे अड़े रहे। आखिर में 13 मार्च 2014 को यूपी में बीजेपी के प्रभारी अमित शाह ने जोशी से साफ शब्दों में कहा कि उन्हें कानपुर से चुनाव लड़ना होगा। 15 मार्च को उम्मीदवारों की अगली सूची आई। इसमें वाराणसी के कॉलम के आगे लिखा था नरेंद्र मोदी। 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया और ये कहीं ना कहीं मोदी के छवि को एक तरह से उबारने में काम आया। नरेंद्र मोदी के ऊपर जो आरोप लगते हैं और जो किस्से हैं, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 24 फरवरी 2002 को राजकोट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और करीब 14,000 वोटों से जीत जाते हैं। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगी और 59 कार सेवकों की मौत हो गई। इसके बाद गुजरात के कई इलाकों में भीषण दंगा फैलने लगा। गुजरात दंगे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्य की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, जिसे दंगों से जुड़े 9 मामलों की जांच करनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने SIT को गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच की अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी थी। यह आदेश पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की शिकायत पर दिया गया था।
एसआईटी ने मोदी को 11 मार्च 2010 को एक नोटिस जारी किया जिसमें उनको आरोपों पर जवाब देने के लिए बुलाया गया था। जांच के बाद फरवरी 2011 में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में मोदी को क्लीन चिट दे दी गई, यानी कि इस दंगे से इनका कोई भी वास्ता नहीं था। जाकिया जाफरी ने मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी। 27 दिसंबर 2013 को कोर्ट ने जाकिया की याचिका खारिज कर दी और एसआईटी ने मोदी को क्लीन चिट देते हुए अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। दूसरी तरफ दंगों के बाद दिसंबर 2002 में गुजरात विधानसभा चुनाव हुए और इस बार मोदी राजकोट 2 से के बदले मणिनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और इस बार जीत का अंतर 75,000 से ज़्यादा था। बीजेपी भी प्रचंड बहुमत से गुजरात में आ चुकी थी। इसके बाद लगातार मोदी मणिनगर सीट से करीब 1 लाख वोट से जीतते रहे। एक वाकया है 2002 का। 2002 के गुजरात दंगों के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी गुजरात के दौरे पर गए। पत्रकारों ने अटल बिहारी वाजपेयी से सवाल किया तो उन्होंने अपनी चीर परिचित शैली में कहा, मुख्यमंत्री के लिए मेरा सिर्फ एक संदेश है कि वह राजधर्म का पालन करे और राजधर्म ये शब्द काफ़ी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कह दिया। पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। तब उनके बगल में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे थे। बीच में ही नरेंद्र मोदी ने कहा, हम भी वही कर रहे हैं साहेब। इसके बाद वाजपेयी जी ने आगे कहा, मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। एक और किस्सा इनका निकल के आता है। 12 अप्रैल 2002 का है। गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। आडवाणी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि गोवा के सफ़र में वे प्रधानमंत्री अटल के साथ थे। उनके अलावा विदेश मंत्री जसवंत सिंह और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अरुण शौरी भी जहाज में बैठे थे। गुजरात की चर्चा हुई तो जसवंत सिंह ने अटल से पूछा कि वह क्या चाहते हैं। अटल ने कहा, कम से कम इस्तीफे का ऑफर तो करते। मोदी को कम से कम इस्तीफे की पेशकश करनी चाहिए थी। गोवा पहुंचने के बाद आडवाणी ने मोदी से कहा कि उन्हें इस्तीफे की पेशकश करनी चाहिए। बैठक में मोदी ने गोधरा और बाद के घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने अपने भाषण के आखिरी दौर में कहा, फिर भी सरकार के मुखिया के बतौर मैं अपने राज्य में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मोदी की इतना कहते ही बैठक का हॉल इस्तीफा मत दो, इस्तीफा मत दो के शोर से गूंज उठा। वाजपेयी हालात समझ गए और बोले, इस पर बाद में फैसला लेंगे। एक और मामला है। मोदी के युग में बीजेपी ने संख्या बल, राज्यों में सरकार और वोट शेयर के मामले में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हासिल की। मोदी युग से पहले बीजेपी ने 1999 के लोकसभा चुनाव में अधिकतम 182 सीटें जीती थी। 2014 में नरेंद्र मोदी कमान संभालने के बाद 282 सीटों के साथ पहली बार अकेले पूर्ण बहुमत हासिल किया और 2019 के लोकसभा चुनाव में ये संख्या 303 हो गई और 2024 में ये लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। 370 बीजेपी और 400 प्लस एनडीए। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने रिकॉर्ड जीतें दर्ज किए हैं। 2018 तक 21 राज्यों की सत्ता बीजेपी प्राप्त कर चुकी थी, जबकि भारत में कुल 28 राज्य हैं और 28 में से 21 राज्यों में बीजेपी खुद और गठबंधन के साथ कई राज्यों में अलग से है। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी टर्म में आए हैं और ये कहीं ना कहीं योगी को भी प्रधानमंत्री के तौर पर जनता के रूप में देखा जाता है, जनता के नज़र में देखा जाता है। हालांकि इसकी चर्चाएं कहीं ना कहीं पब्लिक स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी ने 2014 के बाद अपना कैडर भी बढ़ाया। बीजेपी के मुताबिक 2015 में पार्टी के 11 करोड़ रजिस्टर्ड सदस्य थे। 2019 में जब बीजेपी का सदस्यता अभियान खत्म हुआ तो ये तादाद 7 करोड़ बढ़कर कुल 18 करोड़ हो गई थी, यानी कि 11 करोड़ के बाद सीधे 18 करोड़ हो गई थी। कार्यकर्ताओं के लिहाज से बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और इसी के नाम पर चुनाव में वोट भी मांगती है और कहीं ना कहीं वोट इनको मिल भी जाता है। और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी देश के 14वें प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से बने हुए हैं और 4 जून को क्या होगा वो तो आपको पता ही है कि हमने पहले ही बता दिया कि जैसा जनता का इस समय मूड चल रहा है और विपक्ष हताश निराश दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष की बात अगर मैं करूं तो ना वो ढंग से प्रचार कर रहे हैं, ना ही ढंग से जनता के बीच में जा रहे हैं, सिर्फ मोदी की बुराई कर रहे हैं। और सच बताएं तो सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला है। जनता के बीच में जाइए, घर घर जाइए, तब जाकर आप मोदी से लड़ पाएंगे। आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी एक दिन में जितनी जनसभाएँ कर लेते हैं उतना ये लोग पूरे सप्ताह में नहीं कर पाते हैं। तो यही कारण है कि चाहे इंडी गठबंधन हो जाए, चाहे इंडिया गठबंधन हो जाए, इस बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी टर्म में आने से कोई रोक नहीं सकता है।
अगर ऐसा कुछ होगा और देश के 15वें व्यक्ति के रूप में अगर कोई नया प्रधानमंत्री बनेगा तो 4 या 5 जून को मैं फिर से आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलूंगा। लेकिन अगर नहीं कोई मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर मैं उसको वहीं पर ये प्लेलिस्ट कंप्लीट बन चुकी रहेगी, ठीक है, अगले 5 सालों के लिए, जब तक 2024 के बाद अगला चुनाव ना हो। और वैसे भी अगले चुनाव की अगर हम बात करें तो एक देश एक चुनाव का भी नारा लग रहा है और उस पर भी काम चल रहा है। तो भविष्य में 2029 में क्या होगा उस पर भी चर्चाएं जोर शोर से होने वाली है। तो चलिए फिर मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। एनसीईआरटी की क्लासेज भी हमारे चैनल पर चलती हैं। जो भी छात्र हैं और जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, साथ ही साथ स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी के लिए 6 to 12 एनसीईआरटी के लिए हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।